मित्रों, आप सभी का देवप्रयागम आईएएस के इस सुपर एक्सक्लूसिव कार्यक्रम में स्वागत है। और आज मैं आपके साथ एक बहुत बड़ी न्यूज के साथ हूं, जो आपके प्री मेंस और इंटरव्यू के साथ प्री मेंस के साथ साथ इंटरव्यू के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जिसने एक नए महत्वपूर्ण प्रश्न को महत्वपूर्ण जो है चर्चा पर चर्चा को जन्म दिया है। आज उसी पर चर्चा करेंगे, और ये विशेषकर आपके केबीएस के लिए और यूपीएससी द्वारा जो भी इंटरव्यू कराया जा रहा है, कंडक्ट कराया जा रहा है, जिसमें हमारे बहुत बड़ी संख्या में हमारे छात्र कई कई सौ हमारे छात्र इस समय हमारी क्लासेस को ले रहे हैं। और आप सभी के लिए बहुत ही सुपरहिट ये क्वेश्चन होगा, आपके यूपीएससी का होगा। और यूपीएससी के आने वाले इंटरव्यू में जो 2024 में इंटरव्यू होगा, अर्थात 2023 आईएएस का इंटरव्यू होगा, उसमें भी इस पर प्रश्न पूछा जाएगा। और साथ ही साथ यूपीपीसीएस का जो इंटरव्यू होने वाला है, अभी दिसंबर में आपका होगा, दिसंबर में आपका आयोजित होगा, उसमें भी इस पर प्रश्न पूछा ही जाएगा। तो मित्रों, आज इस बड़ी न्यूज पर हम चर्चा करेंगे, बड़ी परिचर्चा पर हम चर्चा करेंगे। ये परिचर्चा है, लेकिन उस पर हम चर्चा करेंगे, महत्वपूर्ण विषय वस्तु पर चर्चा करेंगे। यह है एनसीईआरटी का एक बहुत बड़े बदलाव को लाने की सिफारिश करना। एनसीईआरटी द्वारा किस विषय वस्तु पर अपनी जो सिफारिश लाई गई है वो क्या है, आज इसी पर चर्चा करेंगे। और आज हर शिक्षित व्यक्ति जो शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जो शासन और प्रशासन की नीतियों से जुड़ा हुआ है, जो आने वाली जनरेशन के लिए एक अच्छे शिक्षा दिए जाने के लिए और राष्ट्रवादी मूल्यों के विकास और प्रचार प्रसार से जुड़ा हुआ है, उन सभी के सामने आज एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। वो ये है कि अभी तक तो एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा क्या था, इंडिया बनाम भारत, एक महत्वपूर्ण मुद्दा आपके सामने था। आप देखते थे इंडिया वर्सेस आपका था भारत। और ये मुद्दा एक विवाद के रूप में चल ही रहा था। एक नया विषय आ गया, एक नया मुद्दा आ गया है। प्राचीन भारत का नाम अब होगा शास्त्रीय भारत। अब आ गया है प्राचीन भारत वर्सेस शास्त्रीय भारत। ये सब क्या है, क्यों लाया गया है? आपके यूपीएससी में 100% यहां से प्रश्न पूछा जाएगा। अगर हम यूपीएससी की बात करें तो यूपीएससी में यहां से प्रश्न पूछा जाएगा। यूपीएससी का चाहे आईएएस का इंटरव्यू होगा, वहां पर पूछा जाएगा। और यूपीएससी का चाहे अभी जो इंटरव्यू होने वाला है एपीएफसी और ईओ के लिए, वहां से प्रश्न पूछा ही जाएगा। क्योंकि यूपीएससी ही तो इस विषय वस्तु को क्या करता है, इसको जो है आपके सामने एक्सपोज करता है, आपके सामने आपके व्यूज को जानने का प्रयास करता है। हमारे लोक सेवा आयोग, हमारे संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अपने अभ्यर्थियों के लिए, अपने भावी अधिकारियों के लिए जिनका वो चयन करने जा रहे हैं, उनके सामने एक एक्सपोजिव क्वेश्चन इसको रखते हैं, उनका व्यूज जानने के लिए, उनके विचारों को जानने और समझने के लिए रखते हैं। तो ये विचार आपके लिए होगा, आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण होगा। आते हैं आज हम इसी पर महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। बहुत ही एक्सक्लूसिव प्रोग्राम है, इसको जरूर देखिएगा, पूरी क्लास को देखिएगा। ऐसे लोग जिन्हें भविष्य में इंटरव्यू देना है, और जो अभी केबीएस के इंटरव्यू देने जा रहे हैं, और जो आपके एपीएफसी और ईओ का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उनको तो जरूर देखना है। केबीएस के आप सभी छात्रों को तो इसको देखना ही देखना है। केबीएस का समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन 100% आना है, क्योंकि आप ही होंगे केंद्रीय विद्यालय संगठन के प्राध्यापक, जहां आपको इसको पढ़ाना होगा और इसको पढ़ना होगा। क्या है ये सब बदलाव आखिर है क्या, क्यों लाया जा रहा है, क्या कारण है, किस कमेटी ने सुझाव दिया है? इस कमेटी, ये जो एनसीईआरटी की कमेटी रही है, इस कमेटी का आखिर वजूद क्या है? तो ये कौन सी ऐसी कमेटी ने है जिसने इतने बड़े बदलाव को प्रस्तावित कर दिया है, पूरी एनसीईआरटी में बदलाव की बात कही है। आज इन सभी पर चर्चा करेंगे, बड़ी ही एक्सक्लूसिव चर्चा करेंगे, बड़ी ही सटीक चर्चा करेंगे, उतनी ही चर्चा करेंगे जितना आपको इंटरव्यू के लिए आवश्यक है। फर्जीफिकेशन नहीं, केवल टू द पॉइंट हम चर्चा करेंगे आपके साथ। और साथ ही साथ चर्चा करेंगे इंडिया वर्सेस भारत की चर्चा करेंगे, जिसको इस कमेटी ने भी कहा कि होना चाहिए, और इस कमेटी के अध्यक्ष ने कहा है। आपको बताएं,
इस कमेटी के जो अध्यक्ष महोदय हैं वो क्या हैं, धर्म से ईसाई हैं, वो एक क्रिश्चियन हैं और आरएसएस के एक सदस्य हैं, आरएसएस के एक सदस्य हैं, एक कार्यकर्ता हैं, आरएसएस के एक मेंबर हैं और इस रूप में उनके द्वारा प्रस्तावित किया गया ये सुझाव कितना महत्वपूर्ण है आप देख सकते हैं। बात यहाँ आरएसएस की नहीं है, बात ही एक बौद्धिक व्यक्ति की है। उस बौद्धिक व्यक्ति का जो सुझाव है वो कितना तार्किक है, उस तर्क को आप कितना लागू करने के फेवर में हैं। आपके आयोगों द्वारा, लोक सेवा आयोगों द्वारा, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा उस पर अपने क्या व्यूज रखे जाएंगे, आप उस व्यूज को कैसे कमीशन के सामने, कैसे इंटरव्यूअर के समक्ष रखेंगे, आपको कितने नपे जुके शब्दों में इसका उत्तर देना होगा। मित्रों, इन सभी पर आप इस पूरी क्लास को हमारी जरूर देखिए। क्या है ये एनसीईआरटी? आप जानते हैं कि एनसीईआरटी एनईपी लागू कर रही है, नेशनल, आपकी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू कर रही है, 2020 को लागू कर रही है। और इस कमेटी को, इस कमेटी द्वारा, मतलब एनसीईआरटी द्वारा इस जो है शिक्षा नीति को लागू करने के लिए एक नए पाठ्यक्रम को तैयार किया जा रहा है। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार भारतवर्ष के सभी केंद्रीय विद्यालयों में, नवोदय विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में, साथ ही साथ राज्यों के पाठ्यक्रमों के साथ समावेशित करते हुए उनको एक एक्सक्लूसिव प्रोफार्मा देते हुए एक प्रयास किया जा रहा है कि क्या किया जाए, एक नए पाठ्यक्रम को तैयार किया जाए। और उस पाठ्यक्रम को तैयार करने के लिए एनसीईआरटी द्वारा कुल 25 कमेटियों का गठन किया गया है। अगर हम देखें तो 1+24 मतलब कुल 25 कमेटियों का गठन किया गया है। और इसमें में से एक कमेटी है, अगर हम माइनस कर दें, एक कमेटी इसमें क्या है, एनसीईआरटी की उच्च स्तरीय कमेटी है जिसने कई बातें सिफारिश की हैं, लेकिन दो महत्वपूर्ण बातें हैं। एक तो ये कहा है कि प्राचीन भारत इतिहास का जो विभाजन है, काल विभाजन है, आपको बता दें इतिहास का काल विभाजन यूपीएससी का और यूपीपीसीएस सहित विभिन्न राज्यों के इंटरव्यू बोर्ड का सुपरहिट क्वेश्चन रहा है। क्योंकि आप जानते हैं, आप लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं, वर्ष 2008 से 2022 तक के यूपीपीसीएस के साक्षात्कार में आप देखोगे जो मेरे पास लगभग 1 लाख से अधिक प्रश्नों का मेरे पास संग्रह है। एक दो नहीं, 1 लाख से अधिक प्रश्नों का संग्रह है। बहुत बड़ी हमारी फाइलें इसमें भरी हुई हैं। और आप जानते हैं कि इसमें सिलेक्शन होने वाले भी 1-2 नहीं, 1000 नहीं, कई हजार लोग हैं जो सेलेक्ट अपने यहाँ से साक्षात्कार मार्गदर्शन प्राप्त करके सेलेक्ट भी हैं आप सभी लोग। और उनके अगर हम प्रश्नों को देखें तो यूपीएससी और यूपीपीसीएस के पैनल द्वारा सबसे अधिक प्रश्न अगर पूछा गया है इतिहास विषय पर तो ये क्या है, काल विभाजन पर पूछा गया है। 1-2 नहीं, लगभग हजारों बार इस प्रश्न को पूछा गया है, दोहराया गया है, काल विभाजन की यथार्थता क्या है, इतिहास का काल विभाजन कितना सटीक है, इतिहास के काल विभाजन में प्राचीन भारत क्यों कहते हैं उसे, मध्यकालीन भारत क्यों कहते हैं और आधुनिक भारत क्यों कहते हैं, किस इतिहास लेखन परंपरा ने इसको विभाजित किया। ये कई ढेर सारे प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं। तो मित्रों, ये ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। अब इन प्रश्नों पर कभी कभी आप जानते हैं, अभी तो हम नहीं जाएंगे कि ये तो इतिहास का विषय है, इतिहास के विद्वानों का विषय है। और इतिहास के विद्वानों द्वारा इतिहास का जो विभाजन किया गया है वो आपके प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत में किया गया है। इतिहास लेखन की परंपरा के अंतर्गत साहित्य साम्राज्यवादी इतिहास लेखन है, या फिर आपका जो ब्रिटिश विचारधारा को समर्पित मार्क्सवादी इतिहास लेखन है, उसी इतिहास लेखन ने प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत की संज्ञा दी है। अगर हम इसको धार्मिक दृष्टिकोण प्रदान करें, धार्मिक चोला प्रदान करें, तो प्राचीन भारत को हिंदू इतिहास कहा जाता है, मध्यकालीन भारत को इस्लामिक इतिहास कहा जाता है और आधुनिक भारत को ब्रिटिश इतिहास कहा जाता है। ऐसा भी इतिहास लेखन में लोगों ने कहा है। लेकिन इसी इतिहास लेखन की विषय वस्तु पर और इस पाठ्य सामग्री को, एनसीईआरटी की नवीन पाठ्य सामग्री को तैयार करने वाली एक हाई प्रोफाइल कमेटी ने, इस हाई प्रोफाइल कमेटी ने एक महत्वपूर्ण सिफारिश की है। और वो सिफारिश की है कि नहीं, अब हम प्राचीन भारत को अब हम एंशिएंट इंडिया नहीं कहेंगे, अब उसको हम क्लासिकल इंडिया कहेंगे। क्या बात है, जबरदस्त। आई सपोर्ट दिस कॉन्सेप्ट।
क्लासिकल इंडिया कहेंगे। क्लासिकल इंडिया दैट इज द वेरी ब्रॉड कॉन्सेप्ट। अगर आप देखें तो इसका एक बहुत बड़ा दृष्टिकोण है। क्लासिकल सारी चीजें समाहित हो जाती हैं। आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा, हम लोगों ने भी नहीं सोचा होगा, हम लोग कहीं भी इस बात पर चर्चाएं ही करते रहे, लेकिन उन्होंने बहुत बेहतरीन शब्द दिया है। इसाक जी के इस वक्तव्य का, प्रोफेसर साहब के इस वक्तव्य का हम लोग क्या करें, हम तो फिलहाल समर्थन करते ही हैं और करना भी चाहिए। शास्त्रीय इतिहास, शास्त्रीय भारत है क्या, क्लासिकल भारत क्या है, इसका अभी कोई एक व्यावहारिक दृष्टिकोण तो नहीं आया है। धीरे धीरे अब इस पर क्या होगा, लोग अपना अपना विचार देंगे, अपने अपने दृष्टिकोण प्रस्तुत करेंगे। लेकिन मेरा जो अपना दृष्टिकोण है, जो थोड़े बहुत ज्ञान का है, हम बहुत बड़े ज्ञानी तो नहीं, थोड़े बहुत दृष्टिकोण का ज्ञान है, इसमें वह सब कुछ समाहित भारत है। इसमें एक ऐसे भारत को संकल्पित किया गया है जो विभिन्न भाषाई, विभिन्न सांस्कृतिक और सहिष्णुताओं से युक्त भारत रहा है। उसको हम क्लासिकल इंडिया के रूप में समर्पित कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से यह दृष्टिकोण बहुत ही व्यापक है। अब इसको इंटरव्यू के दृष्टिकोण से हमें क्या कहना होगा, हम इस पर चर्चा करेंगे। ये चर्चाएं बढ़ती रहेंगी। इसी प्रकार से इस हाई प्रोफाइल कमेटी ने इंडिया का नाम एनसीईआरटी की किताबों में, एनसीईआरटी की जो पुस्तक है, जो नई प्रकाशित होने वाली पुस्तक है, जिसको वर्ष 2024-25 के पाठ्यक्रम के साथ लागू किया जाएगा, 2024-25 के सत्र से लागू किया जाएगा। ये पुस्तकें अब प्रकाशन की ओर जाने वाली हैं। इसमें इन 25 कमेटियों ने, जिसमें से 24 कमेटियां अन्य रही हैं और ये हाई प्रोफाइल कमेटी रही, ईशान साहब की रही, इसके बारे में हम आपके साथ चर्चा करेंगे। प्रोफेसर सीआई इसाक ने जिस कमेटी के अध्यक्ष के रहते हुए उन्होंने प्रस्तावित किया है, उसमें उन्होंने कहा कि इंडिया का नाम अब भारत होना चाहिए। आप जानते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी ने, और अभी G20 की बैठक के दौरान इंडिया और भारत का मुद्दा चल ही रहा था, एनसीईआरटी के में भी इस नए मुद्दे को जन्म दे दिया है। आते हैं इस पर चर्चा करते हैं आपके इंटरव्यू के दृष्टिकोण से। सबसे पहले तो हम जान जाएं कमेटी पर, क्योंकि यहां से आपका प्रश्न पूछा जाएगा वो कौन सी कमेटी है। आपके इंटरव्यू का एक प्रश्न पूछा जाएगा कि हाल ही में किसी एनसीईआरटी की किसी कमेटी ने कुछ सुझाव दिया, वो कमेटी कौन थी, उसके अध्यक्ष कौन थे, उसके सदस्य कौन थे। तो एक क्वेश्चन तो यहां से बन गया। ठीक है, तो आते हैं देखते हैं। पहले हम कमेटी की बात देख लें, फिर हम प्राचीन भारत की बात करें, फिर हम क्लासिकल भारत की बात करें, फिर हम इंडिया की बात करें, फिर हम भारत की बात करें। आते हैं देखते हैं क्या है ये। मित्रों, जैसा कि हमने आपको बताया कि एनसीईआरटी ने वर्ष 2024-25 से जो है नई एनसीईआरटी, फिर से नई एनसीईआरटी आ रही है। नई एनसीईआरटी की पुस्तकें आ रही हैं, इसलिए आप लोग अगर एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो आप लोगों को अब एनसीईआरटी में नई पुस्तकें पढ़ना होगा। ठीक है, क्योंकि अब नई पुस्तकों पर ही आपके प्रश्न बनेंगे, चाहे यूपीएससी के बनेंगे, यूपीपीएससी के। पुरानी एनसीईआरटी अब बीते दिनों की बात हो गई है। अगर जैसे हम लोग उसको बड़े ही संभाल करके रखते थे, जैसे ही हम लोग अपने धार्मिक पुस्तकों को रखते थे, वैसे ही एनसीईआरटी की पुस्तकों को, पुरानी एनसीईआरटी को बहुत संभाल करके रखा जाए। आज भी मेरे पास 1990-91 वाली एनसीईआरटी के बेहतरीन नोट्स हैं, एक एक लाइन के नोट्स हैं, लेकिन वो बीते दिनों की बात हो गई, शायद वहां से कोई प्रश्न पूछा ही जाए। तो एनसीईआरटी ने 2024-25 से नई एनसीईआरटी की पुस्तकें लाने के लिए इसका जो न्यू पाठ्यक्रम तैयार करवा रही है, जो नया पाठ्यक्रम है वो तैयार हो रहा है। और इस नए पाठ्यक्रम के दौरान अगर आप देखें तो इस नए पाठ्यक्रम के दौरान इसने जो है 25 कमेटी गठित की थी और सभी कमेटियों ने अपनी अपनी सिफारिश दे दी है, और इसी सिफारिश के आधार पर ये नई पुस्तकें प्रकाशित हो रही हैं। इसी में से एक उच्च स्तरीय कमेटी रही है, एक हाई प्रोफाइल कमेटी रही है, एक उच्च अधिकार प्राप्त कमेटी रही, उच्च स्तरीय कमेटी रही है। आपको बता दें इस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, ये आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। यूपीएससी के एसीएफ, एपीएफ, ईपीएफओ के इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, यूपीएससी के आईएएस के इंटरव्यू में पूछा जाएगा 2023 में जो होगा, और यूपीपीसीएस का 2023 का इंटरव्यू आपका दिसंबर होगा, यहां से भी पूछा जाएगा। हो सकता है किसी एग्जाम में प्रीलिम्स और मेंस के लिए में भी प्रश्न पूछ लिया जाए, में भी ये भी हो सकता है।
प्री और मेंस के लिए भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, इस कमेटी के जो अध्यक्ष रहे प्रोफेसर CI इसाक रहे हैं। प्रोफेसर CI इसाक रहे हैं। प्रोफेसर CI इसाक के बारे में अगर आप जानने का प्रयास करें तो प्रोफेसर CI इसाक एक ईसाई हैं, ईसाई धर्म के हैं, और एक माइनॉरिटीज कमेटी से बिलोंग करते हैं, एक अल्पसंख्यक समुदाय से बिलोंग करते हैं। अल्पसंख्यक समुदाय के होते हुए प्रोफेसर इसाक साहब ईसाई समुदाय से हैं, और ये RSS के एक सच्चे कार्यकर्ता हैं। RSS जिसे आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहते हैं, जो भारत का एक सांस्कृतिक संगठन है। भले ही वो राजनीतिक संगठन को अपने अधीन संचालित कर रहा है, लेकिन दैट इज वेरी पावरफुल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। रिलीजियस तो आप नहीं कहेंगे, दैट इज द कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया कहेंगे। बहुत ही बेहतरीन संगठन है, जिसके बारे में कुछ कहने और सुनने की जरूरत नहीं, आप लोग जानते होंगे, और नहीं जानते हैं तो इसके बारे में आप लोग पढ़ लीजिए। इस समय इससे निकला हुआ हर व्यक्ति क्या होता है? अनुशासित सिपाही होता है। मैं तो ये जानता हूं कि इससे निकलने वाला हर व्यक्ति एक बेहतरीन अनुशासित सिपाही होता है। तो इसके जो अध्यक्ष है प्रोफेसर CI इसाक रहे हैं, और ये प्रोफेसर CI इसाक ये इतिहास विषय के प्रोफेसर हैं, दक्षिण भारतीय हैं। इनका संबंध केरल तमिलनाडु के कई विश्वविद्यालयों में अध्यापन भी करते रहे हैं, वहाँ के अध्यापन कार्य से भी जुड़े रहे हैं, और इन्हें 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये पद्मश्री से पुरस्कृत व्यक्ति हैं, पेशे से जो है इतिहास के प्रोफेसर रहे हैं, और इन्होंने इतिहास अनुसंधान परिषद के ये सदस्य रहे हैं, और NCERT के भी ये इस कमेटी के ये अध्यक्ष रहे हैं। ये बहुत बड़ा सम्मान इनको दिया गया था और बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी। ये सदैव से इतिहास को इंडिया ओरिएंटेड, भारत केंद्रित इतिहास के जो है शोधकर्ता रहे हैं। ये इनका एक महत्वपूर्ण रहा है। फिलहाल ये जो भी रहे हैं हमें उस पर नहीं जाना है, लेकिन इनकी पृष्ठभूमि मैंने आपको बता दिया, जो आपको इंटरव्यू में नहीं बताना है। इनके पृष्ठभूमि के बारे में इंटरव्यू में नहीं बनाई, आपकी समझ के लिए मैंने बताया है कि ही इज इंडिया ओरिएंटेड या इंडिया सेंट्रलाइज हिस्ट्री के ये विचारधारा के से जुड़े रहे हैं, राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़े रहे हैं, आप ऐसा कह सकते हैं, राष्ट्रवादी इतिहास लेखन से जुड़े रहे हैं। अब इसके सदस्यों को अगर आप देखें तो इसके 4 सदस्य भी रहे हैं, अध्यक्ष के लिए 4 सदस्य रहे हैं। चारों सदस्य अपने आप में क्या हैं? ये चारों सदस्य अपने आप में रहे हैं। प्रोफेसर रघुवेंद्र तंवर रहे हैं, प्रोफेसर रघुवेंद्र तंवर रहे हैं, और ये प्रोफेसर रघुवेंद्र तंवर आप जानते हैं इस समय ये भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष हैं। बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, ये भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष हैं प्रोफेसर रघुवेंद्र तंवर। ठीक है, ये रहे हैं। दूसरे हैं तो ये हैं भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष हैं ये, ठीक है, जो इस कमेटी में शामिल हैं। दूसरे इसमें है प्रोफेसर वंदना मिश्रा हैं, प्रोफेसर वंदना मिश्रा हैं। ये प्रोफेसर वंदना मिश्रा ये JNU के प्रोफेसर हैं, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं। तो इसमें कोई हल्के फुल्के सदस्य नहीं रहे हैं, ये सब टॉप मोस्ट के रहे हैं। तीसरे जो सदस्य रहे हैं, ठीक है, ये हैं बसंत शिंदे रहे हैं, प्रोफेसर बसंत शिंदे। बसंत शिंदे रहे हैं, ये पेशे से एक बहुत बड़े शिक्षाविद हैं प्रोफेसर बसंत शिंदे। और फिर ममता यादव, प्रोफेसर ममता यादव, प्रोफेसर ममता यादव ये समाजशास्त्र की प्रोफेसर हैं। ठीक है, तो प्रोफेसर रघुवेंद्र तंवर भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष हैं। प्रोफेसर वंदना मिश्रा JNU की
प्रोफेसर हैं प्रोफेसर बसंत सिंधे, ये भी आपके जो है शिक्षाविद हैं। प्रोफेसर ममता यादव ये समाजशास्त्र के प्रोफेसर हैं। तो ये 4 सदस्य रहे हैं इस कमेटी में, और अध्यक्ष रहे हैं प्रोफेसर CI इशाक रहे हैं। और ये इसी उच्च स्तरीय कमेटी ने कहा है, क्या कहा है कि सिफारिश की है, कई सिफारिशें की हैं। इसने कहा है कि भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है, ये सभी पाठ्य पुस्तकों में इसको अनिवार्य कर दिया जाए, जो पहले से ही अनिवार्य है। लेकिन ये भी कहा गया है कि सभी राज्यों के NCERT आधारित जो पाठ्यक्रम है, वहां पर उनको क्षेत्रीय भाषाओं में, ये बहुत बड़ी सिफारिश, दैट इज वेरी रिचफुल एंड वेरी इंपॉर्टेंट जो रिकमेंडेशन है कि सभी भारतीय भाषाओं में उद्देशिका को प्रस्तावित कर दिया जाए, जिससे कि सभी राज्य क्या करें, इसको अपने यहाँ लागू कर दी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सभी भारतीय भाषाओं में। आप जानते हैं कि भारतीय संविधान की उद्देशिका क्या है, उसका एक एक शब्द हमारे लिए क्या है, अमृत है, जिसको हमें धारण करना चाहिए। वो हमारे लिए संजीवनी है। हमारे भविष्य के मूल्यों के निर्धारण के लिए उद्देशिका का एक एक शब्द हमारे लिए क्या है, अगर आप में नैतिक मूल्यों का विकास करना है, राष्ट्रीय मूल्यों का विकास करना है, तो उद्देशिका आपको एक एक शब्द उसको आपको अध्ययन करना चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो एक इंपॉर्टेंट है। दूसरी सिफारिश उन्होंने की है कि भारत का नाम NCERT की सभी पुस्तकों में इंडिया की जगह भारत रखा जाए। अगर इंग्लिश मीडियम की पुस्तक है तो वहां पर भी इंडिया नाम की जगह भारत नाम रखा जाए, उसको इंग्लिश में भारत ही कहा जाए। ये विवाद जो चला था, उस विवाद को एक तरीके से फिर से उभार रहा है, लेकिन हमारे ख्याल से कोई विवाद नहीं है, क्योंकि भारत का संविधान स्वयं लागू करता है कि आप चाहे भारत शब्द कहें चाहे इंडिया शब्द कहें, ठीक है, दोनों शब्द अपने आप में क्या उचित है। अगर इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है तो इंटरव्यू में आपको यहाँ पर ये कहना होगा। आते हैं तीसरे पॉइंट पर, हम आते हैं, इसको हम, ये क्लियर हो गया होगा, इसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। जो आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, अगर आप ACF आप जो APFC का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आप जो EPFO का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो आप लोग इसको जरूर देख लीजिएगा, इस कमेटी को देख लीजिएगा। आप लोग जितने KBS वाले हैं, केंद्रीय विद्यालय संगठन के आप लोग छात्र जो इंटरव्यू देने जा रहे हैं, वो इसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। 100% ये समझ लीजिए 100% आपसे क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। तीसरे, जो IAS का मेंस दे चुके हैं, जिनको IAS का इंटरव्यू देना है 2024 में देना है, वो जरूर इसको देख लेंगे, इस पूरे विषय वस्तु को देख लेंगे। और UPPCS 2023 का जिन्हें इंटरव्यू देना है, नवंबर या दिसंबर में देना है, उन लोगों को भी इसे देख लेना है। तो आप लोग जरूर इसको देख लीजिएगा। चलिए आते हैं अगले पॉइंट पर आते हैं। तो 3 महत्वपूर्ण सिफारिशें रही हैं, और तीनों सिफारिशें बहुत ही शानदार रही हैं। इन तीनों पर हम आपके साथ चर्चा करेंगे। पहली सिफारिश है कि प्राचीन भारत का नाम बदल दिया जाए, और प्राचीन भारत को अब क्या कहा जाए, शास्त्रीय भारत कहा जाए। बातें वही हैं, क्लासिकल इंडिया। क्लासिकल शब्द अपने, शास्त्रीय शब्द अपने आप में प्राचीनता को ही सूचित करता है, लेकिन ये संपूर्णता को सूचित करता है। हम क्लासिकल की जब बात करते हैं तो उसमें एक आइडियोलॉजिस्टिक आता है, उसमें एक ऐसा आदर्श स्वरूप आता है जिसमें हमने सब कुछ समाहित कर लिया है। मेरे ख्याल से, मेरा जो भी थोड़ा बहुत अल्पज्ञान है, मैं तो नहीं कहता हूं बहुत बड़ा, लेकिन फिर भी मेरा जो अपना दृष्टिकोण है, चाहे आप उसको राष्ट्रवादी दृष्टिकोण कहें, चाहे आप उसको एक समन्वयवादी कहें, लेकिन मेरा अपना दृष्टिकोण है कि शास्त्रीय शब्द अपने आप में भारत की अनेकता, भारत की विविधता, भारत के सनातन संस्कृति, भारत के मूल्य परंपराओं और भारत के सहिष्णु विचारधारा को अपने आप में क्या है, समेटे हुए हैं। आपको, मेरे ख्याल से आपको इंटरव्यू में ये कहना चाहिए कि इस शास्त्रीय शब्द के, ये शास्त्रीय शब्द अपने आप में क्या है, ये भारत के जो हमारा एंशियंट इंडिया रहा, जो हमारा प्राचीन भारत रहा है, उसको हम एंशियंट नगर, उसको क्लासिकल इंडिया कहेंगे। इस क्लासिकल इंडिया में हमारा क्या जुड़ा हुआ है, सहिष्णुता जुड़ी हुई है। इसमें हम सहिष्णुता को देख सकते हैं, इसमें हम समन्वय को देख सकते हैं, इसमें हम सनातन की जो भी हमारे विचारधारा है, सनातन की जो संपूर्ण विचारधारा है, सनातन की जो संपूर्णता है, उसमें हम, अब देखिए, बौद्ध, जैन,
भागवत, जितने भी ये धर्म रहे, और साथ ही साथ विदेशों से आने वाले हूण, शाक, शक, पार्थियन, जितने भी लोग थे, ये क्या हो गए, ये सब इसमें विलीन होते चले गए। इनकी जो विलीनता रही है, जो समन्वय स्वरूप रहा है, दैट इज द क्लासिकल। वही सब, वो सब कुछ क्या है, जो एक समग्र रूप से विकसित होकर के आप देखते हैं कि 750 के बाद 850 तक, या जो है एक पूर्व मध्यकाल का जो समय तक, वहां तक विकसित होकर के आता है, जिसके ऊपर आरोहित क्या होता है, एक तुर्क मामलुक और तुर्क जो परंपरा थी, जिसको जो बाद में इस्लामिक परंपरा में बदल जाती है, वो तुर्क परंपरा वहां से उस पर क्या होती, आरोहित हो जाती है, और वही क्या करती है, उसको ढक लेती है। उसी को उभारा नहीं गया है। हमारे ख्याल से इस क्लासिकल शब्द में वो क्या किया जाएगा, वह सब कुछ अपने आप में समाहित होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, स्वर्ण काल के रूप में जानते हैं। तो ये स्वर्ण काल जो हमारा था, ये स्वर्ण काल केवल गुप्त काल ना होकर के, बल्कि अगर कहा जाएगा तो पूरा क्लासिकल का संपूर्ण स्वरूप में अपने आप में क्या है, एक क्लासिकल स्वरूप में आ जाता है, और वो एक स्वर्ण काल पाने का एक हकदार हो जाता है। तो क्लासिकल शब्द इस रूप में क्या है, अपनी संपूर्णता को समेटे हुए है। हमारे ख्याल से इसका आप समर्थन करेंगे श्रीमान जी, ये कहा जा सकता है। वैसे शाब्दिक दृष्टिकोण से कहा जाएगा तो एंशियंट एंड क्लासिकल बोथ आर इक्वल, लेकिन एक दृष्टिकोण के दृष्टिकोण से, अगर हम एक दृष्टिकोण के आधार पर देखते हैं, तो क्लासिकल अपने आप में क्या एक ब्रॉड एस्पेक्ट हुआ है, और जो भारत की सनातन संस्कृति को एक समन्वयकारी, एक सहिष्णु और एक समन्वयकारी स्वरूप में समाहित कर लेता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई सपोर्ट दिस वर्ड्स, मैं इसका समर्थन करता हूं। तो मुझे लगता है आपको अपने इंटरव्यू में इस दृष्टिकोण को कहना उचित रहेगा। हालांकि अब आप इंटरव्यू से जुड़े रहेंगे, लोग अलग अलग विचार देंगे, लेकिन मेरा विचार ये रहेगा, और शायद यही विचार इस समय का पैनल भी जानेगा, क्योंकि अब आप जानते समझदार हैं, इस समय के पैनल इसी प्रकार के आंसर की अपेक्षा भी करता है। इसलिए यही आंसर ही बताइएगा, यू सपोर्ट क्लासिकल इंडिया नॉट एंशिएंट इंडिया। आई सपोर्ट क्लासिकल इंडिया। ठीक, आते हैं दूसरा, आते हैं इंडिया। इंडिया वर्सेस भारत। इंडिया वर्सेस भारत दोनों एक ही है। भारत के संविधान का अनुच्छेद अगर हम देखें, आर्टिकल 1 का 1, अनुच्छेद 1 का 1 कहें तो भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ है। भारत अर्थात इंडिया की बात हम जब कहे हैं, तो हम चाहे भारत कहें चाहे इंडिया कहें, तो भारत शब्द दैट इज रिलेटेड टू क्लासिकल इंडिया, दिस भारत वर्ड इज कोरिलेट टू क्लासिकल इंडिया, दैट इज रिलेटेड टू विष्णु पुराण। वह विष्णु पुराण से संबंधित है, जिसमें इस भारत को महाराजा भरत, चक्रवर्ती सम्राट भारत, आप जैन सम्राट के आधार पर भी देखें, जैन धर्म के आधार पर भी, जैन संस्कृति के आधार पर देखें, विष्णु पुराण के आधार पर देखें, हम पौराणिक परंपराओं के आधार पर देखें, जो 5000 साल 7000 वर्ष पूर्व की विचारधारा है, जिसमें इस भारत शब्द को उस प्राचीनता के साथ हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत ही सोच समझ करके रखा था। बहुत ही बुद्धिजीवी थे, बहुत ही दूरदर्शी थे हमारे संविधान निर्माता। आपको उनके एक एक शब्द पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने क्या लिखा था, उन्होंने लिखा था भारत अर्थात इंडिया। शायद वो भविष्य दृष्टा थे, जिन्होंने कहा था कि हो सकता है भविष्य में इस पर कोई विचार, कोई वाद विवाद ना फैल जाए, इसलिए समय के सापेक्ष आप चाहे भारत शब्द का प्रयोग करें चाहे इंडिया शब्द का प्रयोग करें, बोथ आर इक्वल। मेरे दृष्टिकोण से आपको यही बताना होगा कि श्रीमान जी, भारत और इंडिया एक ही है। हम हमारे संविधान में अनुच्छेद फर्स्ट में, अनुच्छेद 1 के 1 में भारत अर्थात इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया है। तो हम दोनों में से किसी भी शब्द का प्रयोग हिंदी में या अंग्रेजी में या संस्कृत में, जो भी भाषाएं हमारे हैं, या फिर अन्य किसी 22 हमारी जो मान्यता प्राप्त भाषा है, किसी में भी हम प्रयोग कर सकते हैं। ये हमारी स्वतंत्रता है। एनसीईआरटी इसी तारतम्यता को लेते हुए भारत शब्द का अगर प्रयोग करना चाहती है, तो वो भी अपने आप में उचित है। ये सरकार का निर्णय है श्रीमान जी, और ये भारतीय संविधान के अनुरूप है, भारतीय क्लासिकल भारत के अनुरूप है, इसलिए ऐसा करना उचित है।
और अगर सरकार ऐसा निर्णय लेती है तो सरकार का निर्णय भी इस रूप में उचित होगा। मेरे ख्याल से मेरा दृष्टिकोण इस बात का समर्थन करता है। आपको भी इंटरव्यूअर बोर्ड के सामने अगर इस दृष्टिकोण को रखते हैं तो मेरे ख्याल से ये क्या होगा, एक बेस्ट आंसर आपका हो सकता है। चाहे आप केंद्रीय विद्यालय संगठन में, क्योंकि आपको अब यही पढ़ाना होगा, अगर ये प्रस्तावित हो जाता है आने वाली भविष्य की जो पुस्तकें हैं उसमें यही प्रस्तावित कर दिया जाता है। अगर इस कमेटी की रिकमेंडेशन को मान लिया जाता है, माना भी जाएगा क्योंकि रिकमेंडेशन है, हालांकि एनसीईआरटी ने अभी इस पर कोई खुलासा नहीं किया है, लेकिन फिर भी ये बात आगे फैल चुकी है और कहीं ना कहीं जब ये ओपन हो चुकी है, जब ये प्रकाशित हो गई होगी तभी ये बातें ओपन हुई होगी, नहीं तो कमेटी तो गठन 1 साल पहले ही कर दिया गया था। लेकिन अब चीजें प्रकाशन में आ गई हैं, पुस्तकें प्रकाशित हो रही हैं, इसलिए शायद उसमें कोई ऐसा बदलाव ना हो और इन्हीं चीज को उसमें शामिल कर लिया जाए। तो ये हो सकता है भविष्य में आ ही जाएगा। आपको ये पढ़ाना होगा केंद्रीय विद्यालय संगठन में। ऐसे ही आपको, अगर आप आईएएस बनने जा रहे हैं, आईएएस का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो आपको भविष्य में भी अपने सभी निर्णयों में अब भारत शब्द का प्रयोग इस रूप में करना पड़ेगा। अगर सरकार की मंशा होगी तो, सरकार के अगर दिशा निर्देश होंगे, गाइडलाइन होगी, तो भी आपको इसका प्रयोग करना होगा। तो मित्रों, ये दोनों, दैट इज राइट बेस्ड आंसर आप इसको कह सकते हैं और आप इसका समर्थन करेंगे। ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है आपके साक्षात्कार के लिए, बहुत ही। और ये चर्चा पर चर्चा में सदैव रहेगा। आपके सभी आने वाली भविष्य की साक्षात्कार के पैनल में इस पर प्रश्न पूछा जाएगा, तो आपका दृष्टिकोण हमारे ख्याल से ऐसा होना चाहिए। बाकी तो आपको क्या बोलना है, हो सकता है इस पर ढेर सारे दृष्टिकोण, ढेर सारे वार्तालाप आप करें, लेकिन जब भी आप अपना दृष्टिकोण बदलिएगा, दृष्टिकोण पर आप मेरे विचारों को जरूर एक बार तरजीह देने का प्रयास करिएगा, उसका मंथन आप कीजिएगा, बिल्कुल तार्किक दृष्टिकोण से कीजिएगा। तो तीसरी बात इस समय इसने कहा है कि प्रस्तावना यानी उद्देशिका। इस कमेटी ने यह भी कहा है कि प्रस्तावना को, उद्देशिका को सभी राज्यों के बोर्डों में ही पढ़ाया जाना चाहिए और सभी भाषाओं में भी, मेरा भी दृष्टिकोण, मेरा भी विचार यही है कि आपकी 22, हमारे संविधान में 22 भाषाएं हैं। हमें साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, वेस्ट इंडिया और फिर नॉर्थ ईस्ट इंडिया का भेदभाव मिटा करके हमें ये नहीं, हमें साउथ भारत, हमें नॉर्थ भारत, हमें वेस्ट भारत और हमें नॉर्थ ईस्ट भारत, ये जो भी विचार हैं, संकल्पना है, इन सारी संकल्पनाओं के साथ हमें एक समग्र भारत, हमें एक अखंड भारत के दृष्टिकोण पर इस उद्देश्य को लाया जाना चाहिए। सभी भाषाओं में, जो भी मातृभाषाएं हैं, जो आपकी संविधान से मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, इन सभी भाषाओं में पर लाया जाना चाहिए। और उद्देश्य को हर व्यक्ति, मेरा दृष्टिकोण है कि उद्देश्य को हर नागरिक को, जो भारत का नागरिक है, हर नागरिक के लिए अनिवार्य कर देना चाहिए। मेरा दृष्टिकोण है कि अगर आप किसी भी सरकारी नौकरी में जा रहे हैं, आप किसी भी सरकारी नौकरी में जा रहे हैं, तो आपको सबसे पहले उद्देशिका और प्रस्तावना की शपथ लेनी चाहिए और उसको उस विभाग के विभागाध्यक्ष के समय जब आप ज्वाइनिंग कर रहे हो तो आपको सुनाना चाहिए। अगर आप उद्देशिका और प्रस्तावना को नहीं सुना रहे हैं, अगर आपको ज्ञान नहीं है, तो आपको भारत में और किसी भी राज्य में सेवा करने का कोई अधिकार ही नहीं है, क्योंकि इसका एक एक शब्द क्या होता है, एक एक शब्द आपको कार्य करने की प्रेरणा देता है, आपको एक ऐसी ऊर्जा प्रदान करता है, आपको एक ऐसा तार्किक दृष्टिकोण प्रदान करता है, आपके अंदर एक ऐसी कार्य संस्कृति विकसित करता है, जिस कार्य संस्कृति के आधार पर आप क्या करते हैं, आप अपने कार्यों को संचालन करेंगे। तो निश्चित रूप से आपके लिए क्या है, उद्देश्य का आपको पढ़ना चाहिए, आपको याद रखना चाहिए और हर इंटरव्यूअर को कसम खा लेनी चाहिए, शपथ ले लेना चाहिए। हर इंटरव्यू बोर्ड, चाहे वो किसी भी राज्य का पैनल हो, चाहे वो यूपीएससी का हो, उनको मैं कहता हूं कि उन्हें शपथ लें कि हर इंटरव्यूअर से, हर स्टूडेंट से उद्देश्य का सुनना चाहिए। तो ये सिफारिश भी क्या है, अपने आप में बेहतरीन है। इससे आपके अंदर एक राष्ट्रीय मूल्य का विकास होगा। ठीक है मित्रों, तो ये 3 महत्वपूर्ण विषय थे, मुद्दे थे, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इन पर आपका एक बेहतरीन दृष्टिकोण भी बन रहा होगा और बनाने का आपको प्रयास करना है। मेरे अंदर जो था वो मैंने बता दिया है, बाकी तो अब आपका कार्य है, आपका दृष्टिकोण है। तो ये रहा आज का महत्वपूर्ण मुद्दा है। ये अब कई 1-2 वर्षों तक, आने वाले समयों तक, जब तक पुस्तकें प्रकाशित हो जाएंगी, तब तक ये प्री मेंस और इंटरव्यू सभी के लिए क्या रहेगा, ये छाया रहेगा। आपसे विशेष तौर पर जब आप इतिहास के विषय होंगे या जो भी आपका विषय रहा होगा, लेकिन आपका
जो पैनल होगा, इंटरव्यू का पैनल होगा, उस पैनल में इस पर प्रश्न पूछा जाना चाहिए, वो प्रश्न पूछा भी जाएगा। इसलिए आपको एक तार्किक दृष्टिकोण के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए। और इसी के साथ आज के इस महत्वपूर्ण विषय और मुद्दे पर मेरा दृष्टिकोण रहा, और इस दृष्टिकोण पर मैंने आपके साथ एक बेबाक टिप्पणी की है, एक बेबाक वार्ता की है, और एक तार्किक वार्ता भी मैंने की है। बाकी आप सभी लोग का सहयोग इस डीपीआईएस यूट्यूब चैनल के साथ है। आप डीपीआईएस यूट्यूब चैनल के साथ बने रहेंगे और इसके साथ जुड़े रहेंगे, इसको लोकप्रिय बनाते रहेंगे, तो आप इसी प्रकार के दृष्टिकोण से और हमारे विचारों से भी, हमारे दृष्टिकोण से भी, हमारे ज्ञान से भी आप लाभान्वित होते रहेंगे। जो भी थोड़ा बहुत ज्ञान है, उस ज्ञान को आप तक पहुंचाने का मैं सतत प्रयास करता रहूंगा। इसी दृष्टिकोण के साथ आज की क्लास यहीं तक।